नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशान ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आवाज़ भी अच्छी जा रही होगी और व्यू भी अच्छा आ रहा होगा। ठीक है, तो आज मैं जो है आज महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आपके सामने। आज मैं आपके सामने छंद पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे छंद का क्या महत्व होता है हिंदी भाषी परीक्षाओं में। आपसे पूछा जाएगा, एक काव्य दिया रहेगा, जैसे मैं बोलता हूँ, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सदा ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। इस तरीके से एक काव्य का अंश दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा छंद है। समझ में आया आपको? तो छंद के महत्व के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। हमारे वीडियो के नीचे लिखा गया होगा सब्सक्राइब करने के लिए। आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके सामने मेहनत कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये कंपटीशन में ही आएगा। हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं वहाँ भी आएगा, इंटर की परीक्षाएं दे रही हैं वहाँ भी आएगा। ठीक है, तो छंद जो है हर जगह पूछा जाता है, तो छंद का एक विशेष महत्व होता है हिंदी भाषी परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं छंद। और उससे पहले मैंने आपको बताया क्या करना है। आपको करना यही है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लेना है। समझ में आया आपको? चलिए शुरू करते हैं छंद। देखिए, छंद क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए छंद। ठीक है, जब वर्णों अथवा शब्दों को, ठीक है, जब वर्णों अथवा शब्दों को एक निश्चित क्रम के अनुसार गूंथा जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्ण तो बहुत होते हैं, जैसे लिखा गया राम सीता गाना मामा चाचा दादा, इस तरीके के शब्द हैं। ठीक है, लेकिन जब इसे एक निश्चित तुक लय गति, ठीक है, एक धारा प्रवाह, एक निश्चित क्रम के अनुसार, एक निश्चित नियम के अनुसार जब इसे गूंथा जाता है तो वह होता है छंद। उम्मीद है कि आपको छंद की परिभाषा समझ में आ गया होगा। जब वर्णों अथवा शब्दों को एक निश्चित क्रम के अनुसार, एक निश्चित नियम के अनुसार गूंथा जाता है, पिरोया जाता है, तो वह कहलाता है छंद। ठीक है, शब्द जैसे मैंने शब्द दो तीन शब्द लिखता हूं, राम, सीता, बाबा, चाचा, इस तरीके के देखिए मैंने 4 शब्द लिखा। ये 4 शब्द छंद नहीं है। जब इन 4 शब्दों को एक अलग तरीके से लिखा जाएगा, देखिए सीधा सीधा आप समझिए, गाना आप लिखते हैं, जब वो गाना लिखते हैं वो छंद के रूप में लिखते हैं। पता नहीं कहीं के शब्द उठा करके एक गाना, आप जब गाना कोई लिखते होंगे तो गाना में पता नहीं कहाँ का शब्द ला करके पिरोया जाता है, बनाया जाता है गाने को। ठीक है, तो एक निश्चित नियम के अनुसार ही गाना बनाया जाता है। समझ में आया आपको? तो वही है छंद। छंद को आप समझ गए होंगे, एक निश्चित क्रम के अनुसार, एक निश्चित नियम के अनुसार जब शब्दों को गूंथा अथवा पिरोया जाता है तो वह कहलाता है छंद। समझ में आया आपको? देखिए, मैं सीधे विशेष टॉपिक पर आऊंगा, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में, जिस टॉपिक से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, परीक्षाओं में छंद के कुछ अंग होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक होता है मात्रा का खेल। छंद में जो है मात्रा और वर्ण का ही खेल होता है। मैं आपको मात्रा बताता हूं, कितनी मात्राएं छंद में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, एक होता है गुरु, एक होता है लघु। ठीक है, एक होता है लघु, एक होता है गुरु। ये 2 मात्राएं जो है छंद में अथवा किसी भी रूप में प्रयुक्त होती हैं। समझ में आया आपको? लघु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब होता है छोटा, और गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, जैसे आपसे सीधा सीधा मैं लिखता हूं कर। ठीक है, आपसे पूछा जाए इसमें कितनी मात्राएं हैं, आपसे पूछा जाए इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो आप इसमें बताएंगे इसमें 1 मात्रा है, क्योंकि का जो है ये आ के साथ मिलकर बना हुआ है। समझ में आया आपको? का जो है आ के साथ मिलकर बना हुआ है, इसमें 1 मात्रा है। 1 मात्रा को इससे प्रदर्शित किया जाता है, एक खड़ी पाई से। और जैसे आपसे कहा जाए रा, रा शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसमें रा में 1 मात्रा तो है ही। ठीक है, रा में 1 मात्रा है ही, और एक बड़ा आ का मात्रा भी है।
तो इसमें रा में कितनी मात्रा है? रा में जो है 2 मात्राएं हैं। एक गुरु और लघु का जो खेल होता है आप उसे समझ गए होंगे। गुरु मतलब क्या होता है? बड़ा। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। मात्राओं में इसका बहुत ज्यादा खेल होता है। जब मात्रिक छंद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर इसका खेल होता है। लघु मतलब छोटा और गुरु मतलब बड़ा। समझ में आया आपको? अगर आपसे पूछा जाए छंद कितने प्रकार के होते हैं, देखिए क्वेश्चन जहां जहां से पूछे जा सकते हैं सभी क्वेश्चनों को मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए पहले छंद की परिभाषा आपने जाना, उसके बाद मैंने गुरु और लघु आपको बताया, उसके बाद मैं बताता हूं छंद कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कभी कभार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, छंद कितने प्रकार के होते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 8 प्रकार के, तो आप वहां पर क्या उत्तर देंगे? छंद दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, छंद जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वार्णिक छंद। क्या होता है? वार्णिक छंद। एक होता है मात्रिक छंद। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के छंद होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वार्णिक छंद। इसे आसानी से आप लोग एकदम दिमाग में गठिया लीजिएगा। और इसके जो है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसकी परिभाषा बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पर वर्णों का खेल होता है, जहां पर वर्णों का खेल होगा वार्णिक छंद होगा, और जहां पर मात्राओं का खेल होगा क्या होगा? मात्रिक छंद होगा। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एकदम अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा, छंद जो है 2 प्रकार के होते हैं। समझ में आया आपको? कुछ लोग होते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखने के बाद आपको पढ़ाते हैं। मैं लिख कर नहीं पढ़ाता हूँ। जो चीजें विशेष रूप से परीक्षाओं में पूछी जाती, आपके ऊपर बोझ ना हो, ठीक है, तो ऐसे ही अध्ययन करिए जो चीजें परीक्षाओं में आए ही। आप किताब उठाएंगे छंद की, जब किताब आप उठाएंगे किसी हिंदी की, कि सभी हिंदी किताबों में छंद दिया होगा, जब आप किताब उठाएंगे तो छंद में इतना ज़्यादा आगे डिटेल में चर्चा कर दिया गया है, आप उसे देखने के बाद आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। समझ में आया? तो अगर आपको किताब पढ़ना है तो आपके पास किताब अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको कुछ विशेष रूप से पढ़ना है तो निशांत ज्ञान आपके लिए संकल्पित है। समझ में आया आपको? तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर भी मैं डिटेल में चर्चा करता हूँ, कहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक। तो चलिए मैं आगे चर्चा करता हूं। एक बात आती है तुक की। छंद का एक अंग होता है, देखिए छंद के एक अंग होता है तुक। क्या होता है? तुक होता है। कभी कभी ये भी आपसे कोई पूछ सकता है तुक क्या होता है। तुक ताल कहा नहीं जाता है, तुक ताल नहीं बैठा है, गाना कैसे बनेगा? तुक, तुक क्या होता है? जैसे आपसे कहा जाए आप कोई चीज गाना गाएंगे तो जो पहला लाइन जो गाते हैं, जैसे पहले लाइन में अंतिम में माँ आ रहा है, ठीक है, जैसे पहले लाइन के पहले पंक्ति के अंतिम में माँ आ रहा है, रामा, ठीक है, और उसके बाद अंतिम में दूसरे वाले लाइन में फिर माँ आना चाहिए, तभी जाकर के आपका तुक बैठेगा। इसे ही बोला जाता है तुक। समझ में आया? जैसे आप कोई गाना गाएंगे, हम लोग जो है पूर्वांचल क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो रामा शिया रामा, ये वाले शब्द आप जानते होंगे। अगर रामचरितमानस या कुछ भी ऐसे आपके गाँव में ये सब होता होगा, शहरों में भी होता है। रामा एक जगह पर देखिए रामा शब्द इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद जब दूसरी लाइन के अंतिम शब्द बोलेंगे तो सिया रामा बोलेंगे। समझ में आया आपको? क्योंकि तुक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिदम बोलते हैं, रिदम, और हिंदी में इसे तुक बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैठना चाहिए, इसे ही तुक बोलते हैं जब लाइन के अंतिम में बैठता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको तुक समझ में आ गया होगा। तुक ताल क्या होता है? छंद को पढ़ते समय तुक भी समझ लेना चाहिए। गुरु आपने समझ लिया, लघु आपने समझ लिया, तुक आपने समझ लिया। अब छंद का एक अंग होता है यति। क्या होता है? यति होता है। यति, यति का जो शाब्दिक अर्थ होता है विराम होता है। यति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम। देखिए जब आप कोई चीज पढ़ रहे होंगे, कोई आप गाना पढ़िए, गाना जब पढ़ेंगे तो आपको बीच में एक कॉमा दिया रहेगा, कॉमा इस तरीके का, कॉमा तो आप जानते हैं ना, इस तरीके से कॉमा लगा होगा। आपको वहां पर यति लगाना, यति करना पड़ेगा, मतलब विराम। जब आप कोई गाना गा रहे होंगे, कोई अच्छा गाना होगा, तो बीच में कहीं कहीं पर रुकने का नियम बना हुआ है, तो आप वहां पर नहीं रुकेंगे तो आपका गाना अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा, आप गड़बड़ा जाएंगे, आपकी तुक ताल बिगड़ जाएगा। तो यति का मतलब होता है विराम लेना।
कहीं कहीं पर पंक्तियों के बीच में कॉमा लगा रहता है, विराम लगा रहता है, वहां पर आपको विराम लेना पड़ता है। समझ में आया आपको? यही कहते हैं विराम। छंद के अंग हैं, छंद का अंग है तुक, छंद का अंग है विराम। कहीं कहीं पर मैं परिभाषा जैसे बताता हूं, बीच बीच में 24 मात्राओं पर यति आता है, तो जब यति आएगा तो आप यति जब समझ ही नहीं पाएंगे परिभाषा में यति क्या है, लेकिन आपको समझा दिया मैंने। यति का मतलब क्या होता है? विराम होता है, समझ गए आसानी से। और कुछ होता है गति। छंद का एक अंग होता है गति। क्या होता है? गति होता है। अगर आपसे पूछा जाए गति क्या होता है? गति होता है दोस्तों, जैसे आप छंद या कोई भी गीत गा रहे हैं, कोई भी पंक्ति बोल रहे हैं, तो उस पंक्ति में शुरू से लेकर के अंत तक एक धारा प्रवाह होता है। क्या होता है? धारा प्रवाह। धारा प्रवाह में आप उस एक गति की, एक निश्चित गति से आप वो गाना गाएंगे। ऐसा नहीं है कि शुरू में धीरे धीरे गाएंगे, अंत में बहुत जल्दी जल्दी गाने लगेंगे, ऐसा तो नहीं है। एक शुरू से लेकर के अंतिम तक एक धारा प्रवाह में आपको बोलना है। गति का मतलब आप समझ रहे होंगे, केवल डिफाइन करने की बात है। मैं इस वजह से कर रहा हूं, आपको आता है, मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जब मैं परिभाषा बताऊंगा तो वहां पर यति आएगा, गति आएगा, तुक आएगा, तो आपको वहां पे समस्या ना हो। समझ में आया आपको? तो गति का मतलब यही है, शुरू से लेकर के अंत तक जो धारा प्रवाह चलती है वही कहलाती है गति। समझ में आया? अब है वर्णों के प्रकार के बारे में, छंदों के प्रकार के बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर दिया है। छंद कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, समझ में आया आपको? तो मैं आज जो है आपके सामने मात्रिक छंद के मैं सभी छंदों को बताऊंगा आपके सामने, धीरे धीरे सभी छंदों की चर्चा होगी, लेकिन आज 2 छंद, विशेषता चौपाई और दोहा, यही 2 छंदों पर चर्चा होने वाली है। यही 2 छंदों पर चर्चा होने वाली है, एक है चौपाई, एक है दोहा। समझ में आया? सबसे पहले मैं बात करूंगा चौपाई की, उसके बाद बात करूंगा दोहा की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चौपाई के बारे में बात करना। मात्रिक छंद के सभी, देखिए अब मैंने छंद को एक तरीके से कवर किया। मैंने सबसे पहले आपको बताया छंद किसे कहते हैं, उसके बाद मैंने बताया मात्रिक छंद में गुरु और लघु होता है, गुरु किसे कहते हैं, लघु किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने छंद के कुछ अंग बताए जो विशेष थे। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना, पढ़ने के लिए किताब काफी है आपके लिए, आपको पढ़ना है जो आपके लिए जानकारी जरूरी हो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने छंद के अंगों को कुछ बताया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने छंद के प्रकार को बताया। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। उसके बाद मैंने मात्रिक छंद के 2 उदाहरण, चौपाई और दोहा को लिए। इस सेशन में चौपाई और दोहा के बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाएगी और तब जाकर के सेशन खत्म होगा। ठीक है, तो चौपाई के बारे में आज चर्चा हो रही है। चौपाई, देखिए चौपाई की सबसे पहले आपको परिभाषा जानना आवश्यक है। ठीक है, चौपाई में परिभाषा क्या होता है। जैसे आपको परिभाषा नहीं आता है, मान लीजिए आपको परिभाषा नहीं आता है, आप एक चौपाई, अगर आपको चौपाई भी नहीं आती है तो दिक्कत होगी। कोई या तो परिभाषा याद होनी चाहिए या तो चौपाई का कोई लाइन याद होना चाहिए। जैसे मैं एक चौपाई का लाइन लिखता हूं, महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। ये चौपाई का एक उदाहरण है। मैं उदाहरण के बाद आपको परिभाषा पर लेकर चलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मात्रिक छंद में करना क्या है, मात्रिक छंद में आपको मात्रा गिनना है। ठीक है, मात्रा गिनना है आपको। मात्रा गिनने के बाद परिभाषा पर आऊंगा। मां में कितनी मात्राएं हैं, 1 मात्रा है। हा पे बड़ा का मात्रा है, यहां पर 2 मात्रा है। जब देखिए वहां पे बड़ी ई का मात्रा है, जहां पर बड़ी की बात होगी वहां पर 2 मात्राएं होंगी, समझिएगा इसे। र पे 1 मात्रा है, वी पे छोटी ई की मात्रा है, अर्थात यहां पर 1 मात्रा है। जहां पर दीर्घ होगा वहां पर 1 होगा, जहां पर गुरु होगा वहां पर 2 होगा। न पे 1 है, यहां पर 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 2 2। अब गिनिए इसे, 1
2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16। पहली पंक्ति में कितनी मात्राएं हुई? 16 मात्राएं। अब दूसरी पंक्ति में गिनिए। रा में 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा। अब इसे गिनिए। 2 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16। समझ में आया? मैंने पहले उदाहरण लिखा, उदाहरण के बाद मैं आपको परिभाषा बताता हूं। इसकी परिभाषा क्या होगी? जिसमें इनमें 2 पंक्तियां होती हैं, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये। यह जो है सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक। अब देखिए यहां पर मैं एक भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, सममात्रिक। इसका मतलब क्या है? सममात्रिक का मतलब है समान मात्राएं। पहली पंक्ति में जितनी मात्राएं आएंगी उतनी ही मात्राएं दूसरी पंक्ति में आएंगी। अब आपने एक उदाहरण के माध्यम से समझ लिया तो इसकी परिभाषा होगी, इसमें 2 पंक्तियां होती हैं, 2 पंक्तियां हो अथवा 4 पंक्तियां हो, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे इसमें 2 पंक्तियां होती है, यह एक सममात्रिक छंद है और उसमें प्रत्येक पंक्ति में, इसे इतना ही याद रखिएगा, प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है? और एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज जो सब नहीं बताते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। वो चीज क्या है? अंत में लघु मात्रा ही आएगी। अंत में हमेशा आप कोई भी चौपाई उठा लीजिए, अंत में लघु, मैंने सॉरी गलती से बोला लघु, दीर्घ मात्रा आएगी। दीर्घ का मतलब डबल मात्रा, हमेशा डबल मात्रा आएगी। आप कोई भी चौपाई का उदाहरण बताइए, वहां पर हमेशा डबल मात्रा आएगी। समझ में आया? एक बार फिर से परिभाषा देखिए। इसके प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक पंक्ति में दीर्घ मात्राएं आती हैं, गुरु मात्राएं आती हैं। ध्यान रखिएगा, दीर्घ का मतलब होता है गुरु, गुरु का मतलब होता है बड़ा, बड़ा मतलब 2 मात्रा में 1 मात्रा आएगा अथवा 2 मात्रा आएगा, कभी 4 मात्रा नहीं आएगा। समझ में आया आपको? तो परिभाषा भी आपको क्लियर हो गया होगा और उदाहरण के माध्यम से आप समझने का पूरा प्रयास किए होंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, एक जो टेस्ट सेशन होता है आपके सामने जरूर जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, उदाहरण दिया रहेगा, नीचे पूछा जाएगा इसमें कैसी मात्राएं हैं, तो आप वहां से उसका जवाब दीजिएगा। यहां पर केवल और केवल पढ़ाई वाला काम चलेगा। तो परिभाषा आपने समझा और उदाहरण आपने समझा, समझ में? अब मैं आगे चर्चा करता हूं दोहा छंद की। ठीक है, दोहा छंद की मैं चर्चा करता हूं। दोहा छंद किसे कहते हैं? देखिए मैं इसकी परिभाषा पहले लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। इसकी परिभाषा है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। समझ में आया? इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में, तीसरे चरण में 13 मात्राएं, 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। देखिए इतना बड़ा परिभाषा है। परिभाषा क्या है? यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अब अर्ध सममात्रिक इसका मतलब क्या है? अर्ध सममात्रिक का मतलब है इसके किसी 2, अगर 4 चरण है तो इसके आधे चरण में समान मात्राएं होंगी।
समझिएगा, अर्ध मतलब आधा, सम मतलब समान, मात्रा की मात्राएं, इसके आधे चरण में समान मात्राएं होंगी। ठीक है, तो पहला तीसरा है कि दूसरा चौथा है, उसे परिभाषा में बताया गया है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोहा में कितने चरण होंगे? कभी 10 चरण आपको नहीं मिलेगा, कभी 6 चरण आपको नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा 4 चरण मिलेगा। अभी उदाहरण के माध्यम से संपूर्ण कुछ क्लियर करने वाला हूं। ठीक, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं। शुरुआत में पहला के बाद देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से है, तो आप इस तरीके से याद रखिए, एक छोड़ करके 1 3 2 4, एक को छोड़ करके याद रखिएगा, 1 से 4 तक में 1 3 2 4। ठीक है, 1 3 2 4, 1 3 2 4, मतलब पहले और तीसरे चरण में 13, 1 3, इसी से आप याद रखिएगा, शुरुआत में 13। समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा, थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझने का प्रयास करिएगा। 1 2 3 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में समान मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं समान होती हैं। लेकिन अब 13-11 में आपको भ्रम हो रहा है, 13-11 में आपको भ्रम हो रहा है। ठीक है, 13-11 में अगर आपको भ्रम हो रहा है तो पहले देखिए, पहले है उसके बाद पहला है उसके बाद तीसरा लिखा गया है, तो 1 3 आप लिख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो गया। पहला तीसरा का मतलब 13। ठीक, पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11। समझाने के लिए मैंने बताया है, या कोई नियम नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। समझ में आया? तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण क्या है? जो थोड़ा सा भक्ति के टाइप के होंगे, जिनके घर में रामचरितमानस होगा, चौपाई और दोहा तो एकदम भीषण तरीके से उन्हें याद होगा। ठीक है, तो थोड़ा भक्तिमय जो होंगे उन्हें चौपाई और दोहा में दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन पढ़ाई में तो भाई समझना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो एक उदाहरण मैं लिखता हूं, हनुमान तेहि परसा, हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम, कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु, राम काजु कीन्हे बिनु, कीन्हे बिनु, राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। ठीक, इसमें देखिए 4 चरण है। मैं इसकी परिभाषा उम्मीद करूंगा आप लिख लिए होंगे, परिभाषा मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, परिभाषा को मिटा रहा हूं। अब उदाहरण आप समझिए, उदाहरण में मात्राएं लगा करके आपको दिखा रहा हूं। पहले तीसरे चरण में 13, दूसरे चौथे चरण में 11। समझ में आया आपको? हनुमान तेहि परसा, इस पर मात्रा लगाइए, 1 2 2 1, 1 1 1 1 2। अब मात्रा गिनकर देखिए, 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12। यहां पर कहीं पर एक मात्रा गड़बड़ हो रही है, 1 2 2 1 1। यहां पर देखिए, हाँ यहां पर देखिए, जब ते ही शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ते ही शब्द इस्तेमाल हो रहा है ना, तो यहां पे देखिए एक बिंदी भी लग रही है, ध्यान रखिएगा। यहां पर 2 मात्रा होगी, कितनी मात्रा होगी? 2 मात्रा। इस अनुस्वार को भी मात्रा में गिना जाता है, समझ में आया आपको? अब गिनिए कितनी मात्राएं हैं, 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 2 9 9 1 10 10 1 11 11 2 13। ठीक, पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई? 13 मात्रा। ठीक है, अब दूसरा चरण गिनिए, 1 1 1 2 2 1 1 2 1। अब यहां पर गिनिए कितनी मात्राएं हैं? यहां पर 1 मात्रा होगी, पुण्य पे 1 मात्रा होगी। ठीक है, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरे चरण में कितनी मात्रा है? 11। देखिए कहीं कहीं पर जब कटपिट वाले शब्द आ जाते हैं, जैसे क्र आपको लिखा मिला,
क र पे हलंत लगा मिला, तो वहां पर आपको मात्रा लगाने में दिक्कत होगी। एक दिन स्पेशल सेशन इस पर रख देंगे, मात्रा को कैसे गिना जाता है, ठीक है। तो आज मात्रा को गिनने का सेशन नहीं है, आज समझने का सेशन है। एक दिन आपके लिए एक सेशन रख दूंगा, मात्रा को कैसे गिना जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए राम, राम इसमें 11 मात्राएं हो गई। अब राम में गिनिए तीसरे चरण में, 2 1 2 1 2 2 1 1। अब इसे गिनिए, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, ठीक है। राम काजू कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम, इसमें कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं। 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12, एक मात्रा गड़बड़ा रहा है। तो एक मात्रा देखिए यहां पर आएगा, यहां पर जो है, यहां पर देखिए ना और ह के ऊपर जो है, ना और ह के ऊपर जो है एक जो इस तरीके का ना लिखा गया है और ह लिखा गया है, इसमें जो है 3 मात्राएं हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें एक मात्रा जोड़ा जाएगा, एक मात्रा यहाँ पे जोड़ा जाएगा। आधा न को मात्रा में जोड़ा जाएगा, ह पे 2 मात्रा ऑटोमेटिकली पहले से ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं होंगी? अब जोड़िए, 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 2 11 11 2 13, 13 मात्रा हो गई। अब मोह में गिनिए, 2 1 1 2 1 2 1। अब यहां पर गिनिए, जहां पर देखिए, जहां पर छोटी ई की मात्रा होगी, जैसे छोटी ई, छोटा ऊ, ठीक है, ये सभी मात्राएं एक एक मात्रा की श्रेणी में आएंगी। और जहां पर दीर्घ की बात होगी, जैसे बड़ी ई की मात्रा आ गई, बड़ा ऊ की मात्रा आ गई, ठीक है, तो यहां पर लघु लघु मतलब डबल मात्रा गिना जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत आसान है, किसी दिन मैं इस पर चर्चा कर दूंगा। तो यहां पर गिनिए कितनी मात्राएं हुई? 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 2 9 9 1 10, 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 2 9 1 10 1 11, ठीक है। इसमें कितनी मात्राएं हुई? 11 मात्राएं, ठीक है। यहाँ पर 2 मात्रा होगा, मोह में यहाँ पर बिंदी है, यहाँ पर 2 मात्रा होगा, ठीक है। तो 11 मात्राएं हो गई। अब मैंने परिभाषा क्या बताया था? परिभाषा ये बताया था, पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं। तो पहले और तीसरे चरण में आप देख लीजिए 13 13 मात्राएं हैं, ठीक। दूसरे और चौथे चरण में मैंने बताया था 11 11 मात्राएं। समझ में आया? दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं हैं। तो अर्थात यहां पर क्या है? दोहा है, ठीक है। तो समझाने का अच्छे से प्रयास किया, चौपाई भी अच्छे से आपको समझाया और दोहा भी आपको समझाया, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, चैनल, मैंने बार बार बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। आप आज नहीं करेंगे तो कल तो जरूर करेंगे, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।